Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we'll study the parts of speech. Parts of speech are actually the function of the language and they form a major chunk of English grammar. In traditional grammar, there are 8 parts of speech: noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. तो इन 8 को हम बारी बारी पढ़ेंगे. सबसे पहले we have noun. Noun is a naming word. It's the name of place, person, thing. ये किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को डिनोट करता है. अगर हम इसकी काइंड्स के बारे में बात करें तो नाउन की 8 मेजर काइंड्स हैं: कॉमन एंड प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट, अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल एंड कलेक्टिव. तो हम इनको पेयर की शक्ल में पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा. कॉमन नाउन होता है किसी आम शख्स, जगह, चीज़ का नाम. जैसे बॉय, तो हमें कोई पता नहीं चलेगा बॉय कौन सा है. सिटी, बुक. लेकिन उसी चीज़ को अगर हम स्पेसिफाई कर देंगे, बॉय से हम किसी बॉय का नेम बुला लेंगे, अहमद, अली, असलम, तो वो प्रॉपर बन जाएगा. अब सिटी है तो कोई पता नहीं कौन सा सिटी के बारे में बात हो रही है. जब हम उसी सिटी, किसी भी सिटी का नाम लिख देंगे, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, लंदन, न्यू दिल्ली, तो वो प्रॉपर बन जाएगा. अब बुक कॉमन है, लेकिन अगर किसी बुक का नाम हम लगा देंगे तो वो, जैसे कुरान है, तो वो प्रॉपर बन जाएगा. इस तरह माउंटेन है, वो कॉमन है. अगर माउंटेन का केटू या माउंट एवरेस्ट लगा देंगे तो वो प्रॉपर बन जाएगा. काउंटेबल और अनकाउंटेबल. काउंटेबल वो होते हैं जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं. जैसे बुक है, पेन, बॉय, कोई भी चीज़ें जो हैं जिनको हम गिन सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल. एक चीज़ और याद रखने वाली है कि ये नाउन्स आपस में ओवरलैप करते हैं. मतलब एक नाउन एक से ज़्यादा कैटेगरीज में भी जा सकता है. जैसे अब बुक है तो ये काउंटेबल है क्योंकि हम बुक्स को गिन भी सकते हैं और ये कॉमन भी है. तो इस तरह एक नाउन एक से ज़्यादा किस्मों में भी जा सकता है. अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते. जैसे हेयर, स्टार्स, वाटर, मिल्क, जूस, पेट्रोल. तो ये चीज़ें जिनको हम नहीं गिन सकते वो होती हैं अनकाउंटेबल. कंक्रीट. कंक्रीट ऐसी चीज़ होती है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो होती है कंक्रीट. कोई भी चीज़ जो हमारी आंखों के सामने मौजूद है वो कंक्रीट है. मोबाइल, वाटर, पेज, डोर. तो हर वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं वो कंक्रीट है. अब्स्ट्रैक्ट चीज़, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये फीलिंग्स को शो करता है. इसको हम फील करते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं. जैसे जॉय, खुशी है, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लाइफ, डेथ, विजडम. तो वो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें. अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है जिसको हम देख ना सकें, जस्ट फील कर सकें. मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे हम नई चीज़ें बना सकते हैं. एक ऐसी चीज़ जिससे हम नई चीज़ें बना सकें वो होता है मटीरियल नाउन. अब मिल्क है तो मिल्क से हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं, और तो ये मटेरियल नाउन हो जाएगा. वुड, लकड़ी है, ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. गोल्ड, वीट, गंदम. वाटर, तो उससे भी हम कई चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं. तो इस तरह वो चीज़ें जिनको हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो होता है मटेरियल नाउन. और आखिर में वही है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन एक ऐसी पूरी क्लास, अपने पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी करता है एक लफ्ज़. अब क्लास है, ये सिंगुलर लफ्ज़ है लेकिन क्लास के अंदर कई स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है. टीम है, टीम एक होती है लेकिन उसके अंदर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, वो कलेक्टिव नाउन बन गया. बंच, गुच्छा. क्राउड, फ्लॉक, पीपल. इस तरह कई लफ्ज़ जो एक लफ्ज़ अपनी पूरी क्लास या पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी करता है वो होता है कलेक्टिव नाउन. अगर हम इसके जेंडर के बारे में बात करें तो नाउन का जेंडर भी होता है, जेंडर ऑफ द नाउन. अब नाउन मैस्कुलिन हो सकता है, मुज़क्कर, बॉय, मैन, ब्रदर. ये बॉय मैस्कुलिन. फेमिनिन होता है मुअन्नस,
गर्ल, सिस्टर। तो इस तरह जो मुअन्नस हैं उनको कहते हैं फेमिनिन जेंडर। और कॉमन जेंडर, कुछ इंग्लिश में नाउन जैसे होते हैं जिनका जेंडर सेम लफ्स दोनों मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ये चाइल्ड है, चाइल्ड इंग्लिश में चाइल्ड बेबी बॉय के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और बेबी गर्ल के लिए भी, लेकिन उर्दू में बच्चा और बच्ची हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में चाइल्ड एक ऐसा कॉमन जेंडर है जो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। स्टूडेंट, तो इसी तरह स्टूडेंट से भी टीचर, डॉक्टर, इस तरह के लफ्ज़ जो दोनों जेंडर्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनको कहते हैं कॉमन जेंडर। और न्यूटर जेंडर, ये न्यूटर जेंडर होता है कि जिनका कोई जेंडर नहीं होता, जो बेजान चीज़ें हैं इंग्लिश में, उनके लिए न्यूटर जेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे टेबल है, बुक है, हम इनके लिए ही या शी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनके लिए हम इट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। नंबर ऑफ द नाउन, नीचे है नंबर ऑफ द नाउन। ये होते हैं सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, पेन, पेन्स, चेयर, चेयर्स, वाहिद और जमा। सिंगुलर वाहिद, प्लूरल जमा। अब हम पढ़ेंगे रूल्स टू मेक प्लूरल्स। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है, ये कुछ रूल्स होते हैं। कुछ तो बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ एस लगाने से बन जाते हैं, जैसे पेन, पेन्स। और ये वाई का रूल है, अगर किसी लफ्ज़ के एंड पे वाई आ रहा हो और उससे पहले वॉवल हो, वाई से पहले वॉवल हो, तो हम सिर्फ एस लगाते हैं। लेकिन अगर वाई से पहले वॉवल की बजाय कॉन्सोनेंट हो तो फिर हम वाई को काट के आई ई एस लगाते हैं, ये प्लूरल बन जाता है। अगर किसी लफ्ज़ के दरमियान में दो ओ आ रहे हों तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम डबल ओ काट के डबल ई लगा देते हैं, जैसे टूथ, टीथ, फुट, फीट। और एक ये एफ़ का रूल भी है, अगर किसी लफ्ज़ में एफ़ ई आ रहा हो तो हम उसको काट के एफ़ ई को काट के वी ई एस लगाते हैं, तो वो उसका प्लूरल बन जाता है नाइफ्स। नाइफ्स से बन गया नाइफ्स। अब यूजेस ऑफ द नाउन है, हम नाउन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउन सबसे पहले तो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, किसी फ़िक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर। स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, तो ये सब्जेक्ट है, स्टूडेंट ये नाउन है। ये ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। ही ईट्स फिश, तो फिश इसमें नाउन है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। और ये नाउन को हम पोजेशन शो करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे असलम्स कोट, असलम का कोट, तो ये मलकियत शो कर रहा है, यहाँ पे कोट नाउन है और ये मलकियत शो कर रहा है। कॉलिंग समवन, किसी को बुलाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। आर यू कमिंग बॉय, आर यू देयर स्टूडेंट, तो ये बॉय नाउन है, या कोई भी लफ्ज़ हम किसी को बुलाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो ये इस सेंस में भी इस्तेमाल होता है। नाउन को हम एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव मी 5 बुक्स, तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। मी भी ऑब्जेक्ट है और 5 बुक्स भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दो ऑब्जेक्ट हैं, पहले वाला इनडायरेक्ट है। और ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। शी इज़ माई सिस्टर, तो शी सब्जेक्ट है, सिस्टर नाउन है, और ये सब्जेक्ट की बात मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये है नाउन के बारे में, मैंने क्विकली कोशिश की है कि आपको उसके बारे में तकरीबन तमाम ही पॉइंट्स बता दिए हैं। तो नाउन के बाद हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के साथ लगता है और उसकी खूबी या खामी हम कह सकते हैं वो बयान करता है। बिग हाउस, स्मॉल बॉय, तो इसमें स्मॉल और बिग जो नाउन के साथ लगते हैं लफ्ज़ वो एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव की पहचान ये है कि अक्सर इनके एंड पे फुल होता है, जैसे ब्यूटीफुल, तो किसी लफ्ज़ के एंड पे ओ यू एस आ जाए तो वो भी अक्सर एडजेक्टिव होता है। स्ट्रेनवस, एबल आ जाए तो वो भी एडजेक्टिव होता है। कैपेबल,
और किसी लफ्ज़ के एंड पे AL आ जाए तो वो भी अक्सर एडजेक्टिव होता है, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल। इसकी काइंड्स की बात करें, एडजेक्टिव की काइंड्स की, तो ये 6 हम काइंड्स इसमें पढ़ेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होता है जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, पॉइंट करने के लिए। दिस बॉय, दैट स्टूडेंट, दीज बुक्स, दोज चेयर्स। तो ये दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कोई खसूसियत बयान करते हैं, किसी की अच्छाई या बुराई बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोई चीज़ कैसी है ये बयान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइस, गुड, टॉल, हैंडसम, ब्यूटीफुल। तो ये क्वालिटेटिव है, उसकी क्वालिटी बयान कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी बयान करते हैं, उसकी चीज़ की मिकदार बयान करते हैं, चीज़ कितनी है, लिटल, सम, एनी। तो ये क्वांटिटेटिव है। इंटेरोगेटिव, ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हाट, व्हेन, हुज, जब ये नाउन से पहले लग जाएंगे, व्हाट, व्हेन, हुज, विच, हु, तो ये बन जाएंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। व्हाट बुक्स आर योर्स, हुज बुक्स दीज आर। पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव किसी की मलकियत को शो करते हैं, पोजेशन को शो करते हैं। माय, योर, हिज, हर, देयर, आवर। तो ये होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। और प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे प्रॉपर नाउन्स होते हैं तो ये उन्हीं से बने हैं। चाइनीज़, राइस, इटालियन, पिज़्ज़ा, रोमन एम्पायर। तो ये जो ख़ास किस्म के लफ्ज़ हैं प्रॉपर नाउन से बने हैं, ये बन जाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। उसके बाद आता है एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री, सेकंड और थर्ड डिग्री को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जिसमें जस्ट हम खूबी या खामी किसी की बयान करनी हो, सिर्फ नाउन के साथ इजाफा करना हो, उसका कहीं पे कंपैरिजन ना हो रहा हो। असलम इज़ टॉल बॉय, तो इसमें सिर्फ ये बता दिया कि असलम टॉल बॉय है, हमने किसी के साथ इसका कंपैरिजन नहीं किया। कंपैरेटिव होते हैं जहाँ पे हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। असलम इज़ टॉलर दैन मी, तो ये हमने एक नाम का दूसरे के साथ कंपैरिजन किया है, तो यहाँ पे हमने टॉलर लगाया है, सेकंड डिग्री लगाई। सेकंड डिग्री को कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें एक चीज़ का कंपैरिजन दूसरी तमाम चीज़ों के साथ किया जाता है। असलम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन क्लास, तो क्लास में असलम सबसे टॉल है, तो इसलिए हमने टॉलेस्ट लगाया है। और ये जब सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे तो उससे पहले द का इस्तेमाल भी करना है। अब ये है कि हाउ टू मेक डिग्रीज। एडजेक्टिव डिग्री बनाने के कुछ रूल्स हैं। जो छोटे लफ्ज़ होते हैं, वन सिलेबल वाले छोटे लफ्ज़, उनके साथ हम ER लगा देंगे तो सेकंड डिग्री बन जाती है, और EST लगा देंगे तो वो थर्ड डिग्री बन जाती है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। लेकिन जो बड़े लफ्ज़ होते हैं, एक से ज़्यादा सिलेबल वाले होते हैं, उनके साथ हमें मोर या मोस्ट लगाना पड़ता है। ब्यूटीफुल से बनेगा मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। एक याद रखना है कि डबल यूज़ ऑफ डिग्री इज़ रॉन्ग। ही इज़ मोर टॉलर हम नहीं कह सकते, हम मोर भी लगा दें, टॉलर भी लगा दें तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह द मोस्ट स्मॉलेस्ट, मोस्ट भी लगा दें, स्मॉलेस्ट भी लगा दें तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ एक हम डिग्री लगा सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता, उनकी डिग्रीज हमें वैसे याद करनी पड़ती हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो इन चीज़ों के लिए रूल्स से ज़रा हट के होते हैं, तो इनके कोई ख़ास रूल्स नहीं होते। ये है एडजेक्टिव जो हमने इसको अभी पढ़ा है। प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। इसको हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आई, माय, ही, शी, दे, यू, वी, देम, देयर। तो ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं।
आगे इसकी हालतें हैं प्रोनाउन की। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और ही शी दे थर्ड पर्सन है। इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है जब हम पैसिव वॉइस करेंगे या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करेंगे तो ये वहाँ पे भी यूज़ होंगे। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही शी दे थर्ड पर्सन है। और ये भी इनके साथ ऐसे ही है, ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन सारे और ये थर्ड पर्सन। ये नीचे वाले आई वी यू ही शी दे ये नॉमिनेटिव केस हैं, ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं फ़िक्रे के शुरू में। ये वाले पोजेसिव हैं, मलकियत को शो करते हैं, माय, आवर, माइन, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स। तो ये मलकियत को शो करते हैं, जैसे योर बुक, माय पेन, आवर हाउस। और ये जो हैं मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ये ऑब्जेक्टिव केस हैं, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ही टीचेस अस, ये अस एंड पे ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन जैसे अभी पढ़ा है, पर्सनल प्रोनाउन जो पहले नंबर वाले आ रहे हैं ये सारे आई, वी, यू, दे, ही, शी, दे, ये हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस में हैं ये जो पोजेसिव केस वाले प्रोनाउंस हैं, ये मलकियत को शो करने के लिए। तो ये हमने पोजेसिव एडजेक्टिव में भी पढ़ा था, पोजेसिव माय, हिज, हर, योर, आवर, पोजेसिव प्रोनाउन में भी ये शामिल हैं। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी अभी बता ही देता हूँ। माय बुक, तो वो बन जाएगा माय, क्योंकि नाउन के साथ लगा हुआ है माय बुक, तो वो माय बन जाएगा एडजेक्टिव। अगर हम इसी को प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम इसको बुक से अलग जब हम इस्तेमाल करेंगे, दिस इज़ द बुक बिलोंग्स टू मी, इस तरह करके जब हम उसको अलग करके इस्तेमाल करेंगे तो वो बन जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन जब वो फिक्स नहीं होता, ये भी उसी तरह है। सम बुक्स, सम को बुक के साथ लगाया तो वो बन गया है सम एडजेक्टिव। सम आर बोर्न ग्रेट, तो ये बन गया सम इंडेफिनेट प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, एनी, इधर, नीदर, ये हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर का मतलब होता है दो के दरमियान और वन अनदर का मतलब होता है दो से ज़्यादा के दरमियान। रिलेटिव प्रोनाउन, विच, हु, हुज, whom। तो ये भी उसी तरह जैसे हमने पढ़ा था, ये इंटेरोगेटिव भी होते हैं और ये रिलेटिव भी होते हैं। जब सेंटेंस के शुरू में आ जाएं तो ये बन जाते हैं इंटेरोगेटिव, और जब ये सेंटेंस के शुरू की बजाय कहीं दरमियान में या दरमियान के लगभग आ जाएं तो ये बन जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि विच इज़ योर बुक, तो विच शुरू में आ गया तो ये इंटेरोगेटिव बन गया। दिस इज़ द बुक विच आई लाइक द मोस्ट, तो इस सेंस में विच रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये जिनके साथ सेल्फ लगा होता है, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, हर सेल्फ, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स। तो इस तरह ये जो सेल्फ या सेल्व्स वाले जमा के लिए होते हैं ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर वर्ब की बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, ये किसी एक्शन को शो करता है। इसकी काइंड्स के बारे में बात करें तो ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब होते हैं। रेगुलर वो वर्ब होते हैं जिनके साथ हम ईडी लगा दें तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो इस तरह जितने भी वर्ब्स हैं जिनके हम ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं वो है रेगुलर वर्ब। इरेगुलर में ये वाला मेथड नहीं होता, किसी भी और तरह से जो बनाए जाते हैं, रन, रेन, रन, गो, वेंट, गोन। तो इस तरह हम जो वैसे चेंज करके बनाते हैं वो कहते हैं उनको इरेगुलर वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें मौजूद हों। ही प्लेज फुटबॉल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट।
इंट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। लगता ऐसे है कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट चूँकि शुरू में आ चुका होता है। द बेल रिंग्स, तो यहाँ पे बेल है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है। तो जिसमें सब्जेक्ट मौजूद ना हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट और वर्ब हों, तो वो होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। द बॉल स्टॉप्ड, आगे हम इसकी एक्सटेंशन भी दे रहे हैं, द बॉल स्टॉप्ड इन द ग्रास, तो वो भी इंट्रांसिटिव वर्ब ही रहेगा, क्योंकि इन द ग्रास वो सप्लीमेंट बन जाएगा वर्ब का, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसके बाद होता है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज वर्ब, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, तो ये होते हैं टेंसेस में भी इस्तेमाल होते हैं, और ये स्टेट किसी हालत को भी शो करते हैं। ही इज़ माई फ्रेंड, तो ही हैज़ 10 बुक्स, तो ये वाले जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वर्ब से पहले इस्तेमाल भी हो सकते हैं टेंस में, और ये किसी स्टेट या हालत को बयान करने के लिए हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वर्ब की फॉर्म्स का याद करना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि ये टेंस को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एडवर्ब इज़ also very important part of speech. Adverb modifies verb, adjective, adverb. तो adverb तीन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है, वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, एडवर्ब को भी। ही रन्स स्लोली, तो रन्स यहाँ पे वर्ब है, स्लोली वर्ब के साथ लगा हुआ है, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब है। ही लुक्स सो हैंडसम, तो हैंडसम यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो ये सो उसी की इंटेंसिटी को शो कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है सो, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है। ही रन्स वेरी फास्ट, तो ये फास्ट एडवर्ब है, रन्स फास्ट, तो वेरी उसी की शिद्दत में इजाफा कर रहा है, वेरी फास्ट एडवर्ब को मज़ीद इंटेंसीफाई कर रहा है, ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पे वेरी एडवर्ब है, क्योंकि ये एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ों को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तीनों को ही ये क्वालिफाई करता है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर आता है, ये बताता है कोई चीज़ कैसी है या कोई काम कैसे हो रहा है। ही फॉट ब्रेवली, बहादुरी से लड़ा, फास्ट, तेज़ दौड़ा, हैप्पीली, खुशी से, तो ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्विकली, स्लोली, तो एडवर्ब में अक्सर एंड पे ly आता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये किसी जगह के बारे में बताते हैं, हेयर, देयर, नेयर, वेयर, तो ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये वक्त के बारे में बताते हैं, नाउ, सून, एट नाइट, इन द आफ्टरनून। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बताते हैं कि कोई काम कितनी रफ्तार के साथ हो रहा है, ऑलवेज, हमेशा, सेल्डम, कभी कभार, ऑफन, अक्सर, तो ये काम कोई अक्सर होता है, डेली होता है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है। और डिग्री बताता है कि कोई काम मतलब कि कितनी उसमें इंटेंसिटी कम है या ज़्यादा है। ये वेरी, हार्डली, बामुश्किल, हार्डली का मतलब बामुश्किल, तो ये कम शिद्दत को ज़ाहिर कर रहा है। सो इसी तरह ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। प्रपोजिशन का इस्तेमाल भी इंग्लिश में बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये हर तरह के पेपर्स में आते रहते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में भी, और जो आपके क्लास के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे भी यूज़ होता है प्रपोजिशन। तो ये इन, एट, ऑन, टू, इनटू, अबाउट, ये फ़िक्रे को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये प्रपोजिशंस हैं। हर लफ्ज़ की अलग से प्रपोजिशन होती है, इसको याद करना पड़ता है कि किस लफ्ज़ के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगानी है, मखसूस होता है हर लफ्ज़ का अपना प्रपोजिशन।
अगर काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन की बात करें तो ये कुछ होते हैं सिंपल प्रेपोजिशन, इन, एट, ऑन, ये एक लफ्ज़ वाले प्रेपोजिशंस। कंपाउंड प्रेपोजिशन में जब एक से ज़्यादा लफ्ज़ बन जाते हैं तो ये बन जाता है कंपाउंड प्रेपोजिशन, ड्यू टू, इन फ्रंट ऑफ। और फ्रेजल प्रेपोजिशन वो होती हैं जो किसी एक उनमें साथ प्रेपोजिशन होती है और दूसरा जो लफ्ज़ है वो या कंजंक्शन होगा या एडवर्ब या एडजेक्टिव होगा, तो उनके साथ जब हम कोई प्रेपोजिशन लगा देंगे तो वो बन जाएगा फ्रेजल प्रेपोजिशन। तो इसमें एक और बात ये आम इस्तेमाल होता है, ये भी बता दूँ, आई एम एट होम और आई एम इन होम। एट इस्तेमाल होता है जब आप घर की रेंज में हैं, घर के मतलब सड़क पे खड़े हैं, तो आप कह सकते हैं कि आई एम एट होम। तो जब हम घर के अंदर मौजूद हैं तो हम कहते हैं आई एम इन होम। इन टू जो होता है ये मूवमेंट को शो करता है। द कैट जम्प्ड इनटू द हाउस, जब कोई चीज़ मूव करके दूसरी जगह पे जाती है तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है इनटू। और कंजंक्शन भी कनेक्टिंग वर्ड है, ये कनेक्ट करता है मुख्तलिफ लफ्ज़ों को। तो इसके लिए फैन बॉयज़, एफ से बन गया फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। तो ये है कंजंक्शन जो मुख्तलिफ लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो एंड है वो अगर फर्स्ट जो जिन लफ्ज़ों को जोड़ रहा है पहला अगर वो अच्छा है तो दूसरा लफ्ज़ भी अच्छा होगा। ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, कोई से भी जो गुड क्वालिटी वाले लफ्ज़ हैं तो वो दोनों इकट्ठे आएंगे। अगर बैड क्वालिटी वाला हुआ इस्तेमाल तो एंड के ज़रिए दोनों बैड क्वालिटी वाले इस्तेमाल होंगे। लेकिन जो बट है वो पहला लफ्ज़ दूसरे के बरअक्स होगा। अगर पहला अच्छा है तो दूसरा उसका उल्ट होगा, और अगर पहला अच्छा लफ्ज़ नहीं है तो दूसरा अच्छा होगा। इंटेलिजेंट बट डिसऑनेस्ट, जो आर होता है ये ऑप्शन देता है कि दोनों में से कौन सी चीज़, टी, आर, कॉफ़ी। और जो सो है इसका मतलब होता है ये किसी कोई काम किसी वजह से हो या ना हो, इसलिए के मैनों में इस्तेमाल होता है। इट्स रेनिंग सो स्टॉप प्लेइंग, बारिश हो रही है इसलिए खेलना बंद करते हैं, सो। और फॉर जो है बिकॉज के मैनों के लिए इस्तेमाल होता है। नॉर ये भी दो लफ्ज़ों को जोड़ता है, जैसे एक होता है इधर आर, नीदर नॉर। और ये येट, येट का मतलब भी होता है कि पहला लफ्ज़ दूसरे के बरक्स इस्तेमाल हुआ है। ही इज़ ऑनेस्ट येट पुअर। तो फाइनली वी हैव इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में सडन जॉय, सॉरो, अमेजमेंट, अप्लोज या सरप्राइज का इजहार होता है। ये कुछ मखसूस एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे हुर्रा, ये खुशी का इजहार है। वी हैव वन। अलास, ये अफसोस या गम का इजहार है। ब्रावो, ये किसी को दाद देने के लिए, किसी की तारीफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रावो, यू हैव डन वेल। और सरप्राइज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हे, वेयर आर यू गोइंग, उसको सरप्राइज वे से बुलाने के लिए। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे जो हमने एक एक करके पढ़े हैं। इनका इस्तेमाल इंग्लिश में बहुत ज़्यादा है। अगर इनके बारे में किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी, कन्फ्यूजन या कहीं से भी कोई बात मिसिंग है आपके जहन में तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।